जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। आज हम बात करेंगे बिहार के उन यादव राजाओं और जमींदारों की गाथाओं के विषय में जिनकी शान और शौकत, वीरता और समाज सेवा के किस्से इतिहास की किताबों में भले ही कम मिलते हो, लेकिन गांव कस्बों की कहानियों में आज भी जिंदा है। दोस्तों, गंगा, गंडक, सोन और कोसी नदी के उपजाऊ मैदान में बसा बिहार प्रदेश हमेशा से ही राजनीति, संस्कृति और वीरता का केंद्र रहा है। यहाँ के अहीर यानी आज के यादव सदियों से सिर्फ कृषक या पशुपालन नहीं रहे, बल्कि योद्धा और शासक भी रहे हैं। पश्चिमी भारत के ब्रज, मथुरा, काठियावाड़ आदि क्षेत्र से यहाँ आकर बसे यादवों ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी के बल पर बड़ी बड़ी जमींदारी और रियासतें खड़ी की। इतिहास के पन्ने साफ बताते हैं कि बिहार की धरती पर प्राचीन काल से ही यदुवंशी अहीरों का परचम लहराता रहा। रेवाड़ी के अहीर राजा राव युधिष्ठिर सिंह के दरबारी विद्वान राव मान सिंह ने अपनी पुस्तक अबीर कुल दीपिका में स्पष्ट उल्लेख लिखा है कि बौद्ध व जैन धर्म के पुस्तकों से हमें वजीज महाजनपद के अंतिम शासक चटेक के विषय में पता चलता है, जो हे यादव वंश से थे। यानी कि बिहार की सत्ता पर प्राचीन काल से ही यादवों का प्रभुत्व रहा है। मध्यकाल में आते ही अंग प्रदेश यानी कि आज के पूर्वी बिहार पर शासन किया। महान वर्मन यादव राजवंश ने, जिनकी उत्पत्ति यमुना घाट के सिंहपुर से मानी जाती है। यह तथ्य न केवल अहीरों के शासक होने का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि पश्चिमी भारत से बिहार तक उनका प्रवास और विस्तार हुआ। इतना ही नहीं, तवारिक, उज्जैन जैसे कृत्या भोजपुर क्षेत्र में अहीरों के शासन की पुष्टि करते हैं। वहीं ब्रिटिश अधिकारी बुकानन की सर्वे रिपोर्ट के मगध के चारों बड़े प्रगणों पर अहीर प्रभुत्व का उल्लेख मिलता है। यानी साथियों, स्पष्ट है कि चाहे प्राचीन काल हो या मध्यकाल, बिहार में यादव शासकों का दबदबा रहा है। आइए अब नजर डालते हैं उन जागीरों और जमींदारियों पर जो मुगल काल और ब्रिटिश राज में सत्ता की ऊंचाइयों पर थी। मुर्रो स्टेट 18वीं सदी के मध्यम से 1947 तक। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं बिहार के सबसे प्रसिद्ध अहीर घराने की, जिसे इतिहास में मुर्रो स्टेट कहा जाता है। सरकारी गजेटियर में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि मुर्रो स्टेट मजरोट अहीरों की एक बड़ी प्रभावशाली जमींदारी थी, जिसकी नींव बाबू पंचानन मंडल ने रखी थी। 1774 के बक्सर युद्ध के बाद बिहार और बंगाल का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया। सत्ता पर कब्जा जमाते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। इन्हीं बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण था 1793 का स्थायी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों की भूमि की मालिकाना हक और टैक्स वसूली का अधिकार दिया गया, लेकिन बदले में इन्हें कंपनी को निश्चित राजस्व अदा करना पड़ा था। यही व्यवस्था आगे चलकर जमींदारी प्रथा के रूप में जानी गई। इसी दौर में बाबू पंचानन मंडल ने अपनी पुश्तैनी जमीनों को नीलामी से अर्जित की हुई जमीन के साथ मिलाकर, जो लगभग 8000 बीघों में फैली थी, अंग्रेज सरकार के साथ स्थायी समझौता किया। इस समझौते के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने उनकी जमींदारी को आधिकारिक मान्यता दी। उनकी जमींदारी का केंद्र मुर्रो ग्राम था और इसी कारण पारिवारिक अभिलेख तथा सरकारी दस्तावेज में इसे मुर्रो स्टेट के नाम से दर्ज किया गया। बाबू पंचानन मंडल के बाद मुर्रो स्टेट की बागडोर उनके पुत्र बाबू परव मंडल ने संभाली। उनके पश्चात परव के पुत्र बाबू गुरदयाल मंडल ने इसे जमींदारी को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। गुरदयाल मंडल उदार स्वभाव और प्रभावशाली व्यक्ति के धनी थे। उनके दरबार से न कोई ब्राह्मण खाली हाथ लौटता था और न ही कोई गरीब। उनके समय में मुर्रो जमींदारी का विस्तार हुआ और उन्हें मधेपुरा क्षेत्र में मोहसिंह नामक एक राजपूत की 14,000 एकड़ की जमींदारी भी खरीदी। यही वह दौर था जब जमींदारी का बंटवारा हुआ और सभी भाइयों का बराबर का हिस्सा मिला। हालांकि यह संपत्ति संयुक्त रूप से मुर्रो स्टेट का ही हिस्सा बनी रही। गुरदयाल मंडल के संतान न होने के कारण उनकी पत्नी ने अपने हिस्से की जमीन का बड़ा भाग रानीपट्टी के बाबू केशव प्रसाद मंडल और उनके भाइयों को गिफ्ट के जरिए दे दिया। बाबू गुरदयाल मंडल के निधन के बाद स्टेट की कमान उनके भाई रामदयाल मंडल के पुत्र बाबू
रघुवर दयाल मंडल के पास आई, लेकिन जल्दी ही उनका भी देहांत हो गया। नतीजतन कम उम्र के उत्तराधिकारी बाबू राज बिहारी लाल मंडल की दादी ने कुछ समय तक परवदन संभाला। 1882 में 16 वर्ष की आयु पूरी होते ही राज बिहारी ने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की देखरेख में मुर्रो स्टेट का कार्यभार ग्रहण किया। राज बिहारी लाल मंडल मुर्रो के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार माने जाते हैं। वह भाषाविद होने के साथ वे राजनीति और समाज सुधार में भी अग्रणी रहे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए और 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गोप जातीय महासभा की स्थापना की और सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग उठाने वाले पहले यादव नेता बने। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सक्रिय रहते हुए उन पर 120 मुकदमे दर्ज हुए। इसके बावजूद 1911 में दिल्ली दरबार में उन्हें किंग जॉर्ज पंचम के दरबार में जगह दी गई। 16 अगस्त 1918 को वाराणसी में उनका निधन हो गया। उनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र बाबू भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल ने वर्ष 1919 से 1947 में देश की आजादी तक जमींदारी संभाली। वे भी राजनीति में सक्रिय रहे और 1924 से बिहार उड़ीसा विधान परिषद के सदस्य बने। 1948 तक वे भागलपुर स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। उनके भाई बाबू कमलेश्वरी प्रसाद मंडल भी विधान परिषद के सदस्य रहे, लेकिन 1939 में उनका निधन हो गया था। सबसे छोटे भाई बाबू बीपी मंडल 1942 में राजनीति में आए। आगे चलकर बिहार के मुख्यमंत्री बने और मंडल आयोग के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय पहचान हासिल की। आजादी के बाद इस परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय रहे। वर्तमान वंशजों में से एक डॉक्टर सूरज मंडल सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहीं कुंवर निखिल मंडल कोसी क्षेत्र की राजनीति में उभरते चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। परसादी स्टेट 16वीं सदी 1947 तक सारण जिले के परसा ब्लॉक में स्थित परसादी स्टेट का इतिहास लगभग 400 साल पुराना है। बिहार में इतने लंबे समय तक शासन करने वाले कुछ ही घराने थे, जैसे राज, दरभंगा और टेकारी राज। सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज है कि इसकी नींव 16वीं सदी में कृष्णोत अहीर ने रखी थी। पश्चिमी भारत से विस्थापित हो अहीर अपने कुनबे और पशुधन के साथ तत्कालीन बिहार के सारण आए। उन अहीरों के मुखिया जगजू सरश्री विदेशी राउत थे, जिन्हें अभिलेखों में भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज के रूप में वर्णित किया गया है। विदेशी राउत के नेतृत्व में अहीरों ने सारण क्षेत्र के जंगलों की सफाई कर अपने गांव बसाई। उस समय अहीर दल आसपास के क्षेत्र के स्थानीय मुसलमान जमींदारों से लूटपाट, छापेमारी और जबरन राजस्व वसूली जैसे गतिविधियों में सरगर्म रहते थे। इससे व्यवस्थित होकर स्थानीय जमींदारों ने बंगाल के सुल्तान से शिकायत की। सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह अहीरों की बगावत और उत्पात से अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने कई बार शाही सेना भेजकर उन्हें दबाने का प्रयास किया, किंतु विदेशी राउत अपने वीरों के साथ जंगलों में छिपकर बार बार बच निकलते। अत्यंत परिस्थितियों से विवश होकर सुल्तान ने शांति समझौते के अंतर्गत सारण परगने की सनद विदेशी राउत को प्रदान की। साथ ही यह शर्त रखी गई कि विदेशी राउत अपने सैनिकों सहित क्षेत्र में शांति बनाए रखेंगे तथा राजस्व का एक उपयुक्त भाग बंगाल सुल्तान को वार्षिक के रूप में देंगे। 16वीं सदी में परसादी जागीर के अंतर्गत आने वाले कई परगने घने जंगलों से भरे हुए थे। कृष्णोत अहीरों ने यहाँ कई गांव, मंदिर, कचहरी, सड़कें और कुएं आदि बनवाए। उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि आसपास के जमींदार भी भयभीत हो उठे। मुगल काल में हथवा राज जैसे अन्य स्थानीय जागीरों के उदय और कई अन्य कारणों से परसादी जागीर सीमित हो गई, लेकिन फिर भी ब्रिटिश शासन के दौरान उनकी जमीन 150 से अधिक गांव में फैली हुई थी। 1857 के गदर के उपरांत नीलामी में परसादी के जमींदार सर्वश्री बाबू छट्टू राउत के पुत्र बाबू तिलक राउत और बाबू बाहू राउत ने कुछ सनी छोटी जमींदार खरीद अपने स्टेट का विस्तार किया। 1880 के आसपास परसादी में अहीरों की एक विशाल सभा हुई।
जिसमें 2000 से ज्यादा अहिर किसानों और जमींदारों ने भाग लिया। 1893 में गठित बिहार गौरक्षा सभा के सदस्यों में बाबू तिलक राउत के पुत्र बाबू यदुनंदन राउत में इसी गांव के बाबू जगरूप राउत का नाम भी सम्मिलित था। 20वीं सदी में इस घराने का नेतृत्व राय साहब बाबू ठाकुर प्रसाद ने किया। 1913 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से फारसी और लॉ में स्नातक करने वाले ठाकुर प्रसाद ने समाज सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। विशेषकर उन्होंने नशा मुक्ति अभियान चलाया और शराब के विरुद्ध कठोर रुख अपनाया। यादव महासभा के स्वर्ण अधिवेशन में उन्होंने एक ऐलान किया कि शराब पीने वालों के नाम बताने पर इनाम मिलेगा और दोषियों को उनकी कचहरी की जेल में कैद किया जाएगा। बाबू ठाकुर प्रसाद के 2 लड़के थे, बाबू बच्चू प्रसाद और बाबू कृष्णानंदन प्रसाद, जिन्हें इलाके में लोग कृष्णा बाबू के नाम से जानते थे। वहीं बाबू ठाकुर प्रसाद के अन्य 5 भाई थे, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। बाबू रघुवंश प्रसाद, बाबू उमानंद प्रसाद, बाबू रामानंद प्रसाद, बाबू श्यामानंद प्रसाद, बाबू गिरजानंद प्रसाद। प्रसादी घराने के जमींदारों का वैवाहिक संबंध बिहार के अन्य कई अहीर जमींदार परिवार से थे, जैसे कि गिरसाईपुर दरबार, बेलवरगंज स्टेट व कुछ अन्य। आइए प्रसादी स्टेट में जन्मे अन्य नोटेबल पर्सन्स के बारे में जानते हैं। बाबू ठाकर श्याम प्रसाद प्रसादी स्टेट के जमींदार, BHMS कलकत्ता होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल कलकत्ता के छात्र रहे। वे लगभग 25 वर्षों तक बेगरवा ग्राम के सरपंच भी रहे। बाबू रघुवंश प्रसाद जो छपरा के जाने माने वकील थे और यादव महासभा के अहम सदस्यों में से इनके सपुत्र योगेंद्र प्रसाद परसा ब्लॉक के लगभग 30 वर्षों तक काफी सम्मानित ब्लॉक प्रमुख रहे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के विरुद्ध चुनाव लड़ा, जिसमें मात्र लगभग 2000 मतों के बहुत कम अंतर से पराजित हुई। बाबू बच्चू प्रसाद जो अपने जमाने के बिहार के नामी वकील थे। IG बलदेव प्रसाद जिनकी पोस्टिंग बिहार के महानार और भागलपुर में रही। बाबू बाहू राउत के सपुत्र श्री नंदन बाबू के बेटे थे। श्री नंदन बाबू महात्मा गांधी के काफी निकट सहयोगी रहे। साहन जिले के प्रथम यादव MLC भी थे। बलदेव प्रसाद की पुत्री DIG संगीता कुमारी भारत की अत्यंत ख्याति प्राप्त महिला IPS अधिकारी रही। डॉक्टर अशोक कुमार भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MW जमींदारियों में से एक थी। गोसाईपुर दरबार के स्थापना का श्रेय बाबू गुलर राय को जाता है। वे नेपाल के रोहताट जिले के माधोपुर गांव के जमींदार के पुत्र थे। ऐतिहासिक संदर्भों से ज्ञात होता है कि कभी नेपाल पर अहीरों की ही 3 राजवंशों का शासन रहा था। अपनी नस्ल का विस्तार करने बाबू गुलर राय अपने कुटुंब के साथ माधोपुर से गोसाईपुर आए। उस समय क्षेत्र बूढ़ी गड़क नदी से घिरा हुआ टापूनुमा भूभाग था, जहाँ कोई गांव बसावट में नहीं था। 4 हाथियों और अपने लोगों के काफिले के साथ इस भूभाग में प्रवेश करते हुए उन्होंने गोसाईपुर सरहतिया गांव की स्थापना की और अपनी जमींदारी का केंद्र बनाया। साथ ही कई कुओं और सड़क, मठ और अपनी कुल देवी छीनमस्तिका माता मंदिर का निर्माण करवाया। पास के कई गांव जो पहले गोदरिया दरबार के राजपूतों के अधीन थे, बाद में उनके पुत्र बाबू मुसर राय ने अपने अधिकार में ले लिए। धीरे धीरे 3 दर्जन से अधिक गांव पर प्रभुत्व स्थापित कर गोसाईपुर दरबार की मजबूत नींव रखी गई। गोसाईपुर दरबार की बढ़ती शक्ति और प्रभुत्व को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इस दरबार को आधिकारिक जमींदारी की मान्यता प्रदान की। हालांकि इसके लिए शर्त रखी गई कि दरबार को निश्चित वार्षिक लगान चुकाना होगा। 1930 के दशक में मोतीपुर के मुस्लिम जमींदार ने मोतीपुर जागीर की शुगर मिल की स्थापना की, जिसमें अन्य जमींदारों के साथ गोसाईपुर दरबार के बाबू सुखित राय भी इसमें भागीदार और हिस्सेदार थे। चीनी एवं उनसे बने उत्पादों से बाबू सुखित राय ने काफी संपत्ति अर्जित की। गोसाईपुर दरबार के कृष्णों जमींदारों ने
कई प्रतिष्ठित जमींदार घरानों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसे प्रसादी स्टेट के बाबू रूपनारायण राय का विवाह हुआ, रहीमापुर स्टेट के बाबू विनोद कुमार राय जी का, लल्हादपुर में बाबू रूपलाल राय से बाबू रूपनारायण राय की बहन का विवाह संपन्न हुआ और सहरसा खुरासाना में बाबू विनोद राय जी की बहन शकुंतला देवी का विवाह संपन्न हुआ। रहीमापुर स्टेट वैशाली जिला बिहार के वैशाली जिले के बिंदुपुर प्रखंड में स्थित रहीमापुर स्टेट के स्नौद अहीरों की सबसे महत्वपूर्ण जमींदारियों में से एक मानी जाती है। इस जमींदारी की स्थापना बाबू गुलाकी सिंह ने की थी। वे अपने परिवार के साथ हाजीपुर क्षेत्र के सुबई गांव से रहीमापुर आकर बसे। इससे पहले उनके पूर्वज मुगल काल में सरकार हाजीपुर के अधीन दीवान के पद पर कार्यरत थे, जहां उनका मुख्य दायित्व राजस्व संग्रहण करना था। रहीमापुर में बसने के बाद बाबू गुलाकी सिंह ने आसपास के कई गांवों की जमींदारी खरीदी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5000 बीघों से अधिक था। प्रथम पुत्र और उत्तराधिकारी बाबू राम याद सिंह ने रहीमापुर में एक विशाल घड़ी का निर्माण करवाया। यही कारण कि आज भी यह गांव रहीमागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। बाबू राम प्रसाद याद ने छोटी छोटी संपत्तियां खरीद अपनी जमींदारी को और आगे बढ़ाया। बाबू राम याद सिंह के पुत्र राय बहादुर बाबू शिवनंदन सिंह इस वंश के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरे। पहले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, फिर बाद में वे बिहार के पहले यादव जज बने और कई वर्षों तक गाजीपुर न्यायालय का कार्यभार संभालते रहे। ब्रिटिश काल में उन्होंने कई गांव नीलामी से खरीदे और अपनी पारिवारिक संपत्ति का विस्तार किया। इसमें सबसे प्रमुख थी 52 कमरे की बैबनी कोठी की मालिकियत, जिसे उन्होंने अंग्रेजों से खरीदा था। बैबनी कोठी का आज 90% भाग नष्ट हो चुका है और इसके हालिया वंशज इंजीनियर बाबू अरविंद कुमार सिंह है। बैबनी कोठी और उसके जमींदार बाबू फतेह नारायण सिंह पर विस्तार से वीडियो कभी और बनाएंगे। बाबू शिवनंदन सिंह के बाद उनके सपुत्र बाबू श्याम विलास सिंह ने रहीमापुर जमींदारी की बागडोर संभाली। भूकंप में पुरानी घड़ी गिरने के बाद उन्होंने नई शिवनंदन डोडियों का निर्माण कराया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक थे और समाज सेवा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने दलित समाज को बसाने के लिए हाजीपुर में कई बीघा जमीन दान दी और बिदुपुर क्षेत्र में कॉलेज निर्माण हेतु भूमि प्रदान की। गरीबों और बीमारों की सहायता के लिए हर वर्ष 1000 की धनराशि विभिन्न संस्थानों को दान देते रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्षेत्र में कारस देवी मंदिर और मां भगवती मंदिर का भी निर्माण करवाया। बाबू श्याम विलास सिंह ने अपनी प्रथम पुत्री ममता सिंह का विवाह गोसाईपुर दरबार में बाबू विनोद राय से संपन्न किया। वहीं दूसरी पुत्री कामता सिंह का विवाह खुरासान खानदान के वंशज वर्तमान में आरकेडी कॉलेज के प्रधानाचार्य बाबू अरविंद कुमार यादव से संपन्न कराया। राय बहादुर शिवनंदन प्रसाद जी के पुत्र और भतीजों के नाम कुछ इस प्रकार है। बाबू श्याम विलास सिंह, बाबू हरि विलास सिंह, बाबू रमाशंकर सिंह, बाबू कृपा शंकर सिंह, बाबू उमा शंकर सिंह। इस घराने के हालिया एक्टिव वंशज बाबू पवन कुमार सिंह है, जो विद्युत विभाग के बड़े अधिकारी हैं। रानीपट्टी स्टेट 1775 से 1949 तक। बिहार के मधेपुरा जिले की रानीपट्टी स्टेट का इतिहास वीरता, त्याग और सामाजिक कार्यों से ओतप्रोत है। यह स्टेट केवल भूमि या संपत्ति का प्रतीक नहीं रही, बल्कि समाज सेवा, शिक्षा और जन कल्याण की प्रेरणा का स्रोत भी रही है। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार रानीपट्टी के मजरोट अहीर जमींदारों के पूर्वज मूल आधुनिक समस्तीपुर जिले के कमरोन गांव से संबंध रखते हैं। वहां के अहीरों के प्रमुख होने के कारण वे काफी सम्मानित थे। वहां से विस्थापित हो वह कोशी क्षेत्र में आए। बाद में उन्होंने कोशी क्षेत्र के कुमारखंड के आसपास कई बीघा भूमि खरीदी और यहीं से रानीपट्टी जमींदारी की नींव पड़ी। दरभंगा राज के ब्राह्मण युवराज मोदो सिंह की सुरक्षा। उस समय
दरभंगा राजघराने में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष चल रहा था। युवराज मोदो सिंह और उनकी माता की जान को मोदो सिंह की सौतेली माता रानी पदावती से खतरा था। रानी पदावती ने उन्हें जीवित या मृत्यु पकड़कर लाने पर भारी इनाम घोषित कर रखा था। कुछ समय तक मोदो सिंह पनेली राज में छुपे रहे, किंतु धीरे धीरे उनकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचने लगी और कोई उन्हें आसरा देने का साहस नहीं कर रहा था। ऐसे कठिन समय में गुजरात के वीर अहिर देवायत बोदर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रानी पट्टी स्टेट के अहिर जमींदार बाबू रामचंद्र मंडल आगे आए। उन्होंने अपनी डोडी में युवराज मोदो सिंह और उनकी माता को आसरा दिया और वर्षों तक सुरक्षित रखा। न केवल आसरा दिया बल्कि युवराज सिंह की शिक्षा, शस्त्र विद्या और पालन पोषण की पूरी व्यवस्था की। मंडल परिवार के अलावा किसी को यह भी ज्ञात नहीं था कि मोदो सिंह जीवित है। बाद में जब दरभंगा राज के महाराजा प्रताप सिंह का निधन हुआ तो रानी पट्टी के अहिर मंडल जमींदारों के सहयोग से युवराज माधव सिंह गद्दीसीन बने। राजा बनने के बाद उन्होंने राज्य की पूर्वी सीमा का विस्तार किया और कृतज्ञता स्वरूप बाबू रामचंद्र मंडल को 56 मोजा राजस्व गांव की जमींदारी प्रदान की। यह जानकारी दरभंगा राज से ही निकली है। जमींदारी शंकरपुर स्टेट के वर्तमान वंशज कुमुद सिंह ने अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर की थी। इसी घराने के बाबू राम मंडल ने अपने समय में रानी पट्टी गांव में शानदार ड्योढ़ी मंदिर और कचहरी का निर्माण कराया। उनके उत्तराधिकारी बाबू द्वारका प्रसाद मंडल ने नीलामी के जरिए मधेपुरा और आसपास के जिलों में हजारों एकड़ जमीन अर्जित की। आगे चलकर बाबू जयनारायण मंडल गद्दीसीन हुए। वे केवल जमींदारी नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी, परखर राजनीतिज्ञ और समाज सेवी भी थे। मुर्रो स्टेट और रानीपट्टी स्टेट का संबंध। इतिहास में मुर्रो स्टेट और रानीपट्टी स्टेट के बीच इतने पारिवारिक विवाह हुए कि लोग अक्सर दोनों को एक साथ मुर्रो रानीपट्टी स्टेट कहने लगे। मुर्रो स्टेट के दामाद और रानीपट्टी स्टेट के जमींदार राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल प्रथम श्रेणी के ऑनरेबल मजिस्ट्रेट रहे। उन्हें संतान के रूप में पुत्री प्राप्त नहीं थी। इस कमी को समाज हित में अवसर मानते हुए उन्होंने मधेपुरा में बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना की थी। चंदवारी राज बांका बिहार। चंदवारी राज बिहार के भागलपुर जिले के अब बांका की एक प्रमुख जमींदारी थी, जिसकी स्थापना 599 ईस्वी में अंग प्रदेश के यादव वर्मन वंशज मजरोट अहिर जमींदार चतुर्भुज चौधरी ने की थी। इसका सत्ता केंद्र भरको गांव था, जिस अंग क्षेत्र में अहिरों की प्राचीन बस्ती माना जाता है। स्थापना और मान्यता। चतुर्भुज चौधरी ने जुझार राय से जागीर प्राप्त कर बकाया कर चुकाया और चंदवारी चंदीपर टपे पर अधिकार किया। उन्हें सम्राट अकबर से मोहरबंद मान्यता मिली। 1601 में मुगल प्रशासन ने उन्हें भागलपुर परगना का राजस्व अधिकार नियुक्त किया। चंदवारी राज के सरदारों के पास कर वसूली, कानून व्यवस्था और लगभग 5000 सैनिकों की शक्ति थी। मुगलों के विरुद्ध विद्रोह। प्रथम विद्रोह 1556-57। शाहजहां के उत्तराधिकारी युद्ध के समय हेलमनी चौधरी ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। खंडकपुर के राजा नजरो सिंह ने इसे दबाने की कोशिश की और पुरानी सनद नष्ट की, पर बाद में हेलमनी के पुत्र खेमकरण चौधरी को नई सनद दी गई। द्वितीय विद्रोह। सेनापति शोभाराम चौधरी के पुत्र धन्नाराम चौधरी 3000 सैनिकों के साथ मराठों में शामिल हो गए। औरंगजेब के विरुद्ध लड़े। लौटकर उन्होंने शहीद सैनिकों के वंशजों को भूमि दान की। ब्रिटिश काल। 1474 के बक्सर युद्ध के बाद चंदवारी राज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। 1793 के स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के तहत यह जागीर वंशानुक्त जमींदारी में बदल गई। स्वतंत्रता आंदोलन और अंतिम जमींदारी। बाबू रघुनंदन चौधरी इस राज के अंतिम जमींदार थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े और अन्य अहिर जमींदारों के साथ यादव महासभा के कार्यक्रमों में सक्रिय रहे। जोरी जमींदारी।
चतरा जिले के वर्तमान झारखंड की जोरी जमींदारी रावत गोत्र के घोषी अहिरों की शान रही। इसका वंश संबंध उत्तर प्रदेश के बरद क्षेत्र हरंगपुर सकोबाज से था। वहीं के रावत गोत्र के घोषी अहिर जमींदार चौधरी वीरेश्वर सिंह के पुत्र कुंवर भूपेंद्र सिंह यादव ने प्रभाव कर चतरा में दर्जनों राजस्व ग्राम खरीदे और जोरी जमींदारी की नींव रखी। उन्होंने जंगल कटवाकर हवेलियां, सड़कें, कुएं, मंदिर आदि बनवाए और किसानों मजदूरों को बसने हेतु जमीन दान की। इस घराने की परंपरा रही कि कोई भी याचक खाली हाथ न लौटे। इसी परंपरा को निभाते हुए वंशजों ने विश्वविद्यालय स्थापना हेतु 100 एकड़ जमीन दान की, जो शिक्षा और भविष्य निर्माण का प्रतीक बना। स्वर्गीय जमींदार कुंवर भूपेंद्र सिंह के पुत्र कुंवर नितिन सिंह यादव इस घराने के लोकप्रिय उत्तराधिकारी थे, जिसका कुछ वर्ष पूर्व निधन हुआ। इसके अलावा भी यादवों के बिहार में कई घराने थे, जिसे कन्हई स्टेट, तनागा जमींदारी, लहलादपुर जमींदारी, सालीग्रामी जमींदारी, रुसदास किले के अहिर राजा, रति राउत के अहिर राजा, भोजपुर के अहिर शासक, गोलकपुर जमींदारी, नंदगोली जमींदारी, हाथी टोला जमींदारी इत्यादि, जिस पर कभी और चर्चा करेंगे। बिहार की धरती पर जन्मे जमींदार सिर्फ राजस्व वसूलने वाले सरदार नहीं थे, ये थे समाज के मार्गदर्शक, धर्म के रक्षक और संघर्ष के सेनानी। यादव सामंतों ने औरंगजेब के विरुद्ध मराठों के साथ तलवार उठाई, तो कभी अंग्रेजों के साम्राज्य के अन्यायपूर्ण शासन से टकराए। कभी तलवार के दम पर, कभी कलम के जोर पर उन्होंने अपनी पहचान दर्ज कराई। इन्होंने जमीनें दान दी, मंदिर और विद्यालय बनवाए, गरीबों को आसरा दिया और समाज में समरसता की नींव रखी। यादव महासभा के मन से उठी उनकी आवाज ने पूरे देश के यादव समाज को एकजुट किया और आत्म गौरव की नई चेतना जगाई। 4 सदियों से भी ज्यादा का इतिहास बताता है कि बिहार की इन जमींदारी परंपराओं ने सिर्फ सत्ता ही नहीं चलाई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष, नेतृत्व और समाज सेवा की एक अमर गाथा छोड़ दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में यादव समाज से जुड़े अन्य अहम अनदेखे इतिहास के साथ। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का पार्ट 2 हम बनाएं, तो कमेंट में पार्ट 2 अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय यदुवंशी।